Hello and welcome to Beautiful Mind IS. I am Arun Kumar. In my class of psychology, I will teach you some fundamental concepts that will help you uh, at every stage, wherever you want to use it. If you want to use in 11th, 12th, you can B.Ed, M.Ed, Bachelor, PG courses, IS, PCs, everywhere. So I am going to discuss the fundamental concepts. Let's start. You know, this is going to be a series in several parts. I will complete the fundamentals of psychology. This is a, you know, the basic notions or that I will complete a series for you so that even if you are new in psychology, you can understand whether it is your cup of tea or not. See, psychology it is going to be in bilingual medium, so दोनों मीडियम के स्टूडेंट को हेल्प होगा. सो हम इस तरह से डिस्कस करेंगे. एनीवे लेट्स स्टार्ट. यू नो व्हाट इज साइकोलॉजी. साइकोलॉजी है क्या? लाइक ऑल लॉजी, लॉजी मीन्स नॉलेज, study, getting. And second word is psyche, so it has come from two words, psyche and logy. Yani ki what is the meaning of psyche? You know, in psyche traditionally means breath of life, spirit of life, soul. So study of soul, spirit, something like usually study of mind, you know. And if you go in Greek mythology, then this psyche and logic, this psyche was represented by a butterfly. Butterfly, I am talking about Greek mythology, getting. And later she married Eros. Eros, you know, the name, the god of love in Greek mythology. Eros will come in future, you know, when I will discuss this theory. So this is the, you know, mythological things. But anyway, traditionally it is said psychology means study of mind, study of soul oblique mind. Getting? Now we will we will this is the traditional thing. This is a view of psychology. What is psychology all about? But in the present time, you know this thing that psychology has evolved, and now we try to define it properly. तो हम समझते हैं कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है और इसको कैसे हम स्टडी करते हैं. देखिए, माइंड, जैसे ही माइंड आया ना, एक दिस यू विल रियलाइज दैट जितने रेनेसा वगैरह हुए तो वहाँ पे धीरे धीरे जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हुआ है ना, उसमें ये था कि हम चीज़ों को एविडेंसेस के आधार पर समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे. जिस चीज़ की एविडेंस है उसको हम मानेंगे. तो एक साइंस के रूप में डेवलप किया. तो कई ऐसे शुरुआत के साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने माइंड को हटा दिया, क्योंकि माइंड पे हम फोकस नहीं करेंगे. तो हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ साइकोलॉजी डेवलप्ड एंड हाउ इट्स डेफिनेशन इवॉल्व ओवर द ईयर. इस तरीके से थोड़ा समझ लेते हैं इसको. अभी प्रेजेंट में साइकोलॉजी क्या है पहले ये समझ लेते हैं, फिर इसके हिस्ट्री को मैप कर लेंगे. तो अगर हम आप साइकोलॉजी अभी के टाइम की, करेंट के टाइम में बोलेंगे, देन एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिंबल है साई. साई स्टैंड फॉर साइकोलॉजी. गेटिंग? सो इट कुड बी यूज्ड. ओके, नाउ इट से दैट साइंस ऑफ बिहेवियर. जानबूझकर मैं कैपिटल से लिखा हूं, साइंस ऑफ बिहेवियर. गेटिंग? साइकोलॉजी साइंस ऑफ बिहेवियर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? वन बाय वन वी विल डिस्कस. एंड देन एंड माइंड. सो इन सिंपल वर्ड यू से दैट मेंटल प्रोसेसेस. मेंटल प्रोसेसेस. साइकोलॉजी द साइंस ऑफ माइंड एंड मेंटल प्रोसेस. मतलब साइंस का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी. तो ये जो जैसे कहते हैं ना कि फिजिक्स एक साइंस है, उसी तरीके से ये भी एक साइंस है. किस चीज़ का? बिहेवियरल साइंस है. तो ये मेंटल प्रोसेसेस क्यों ऐड हुआ वो मैं बताता हूँ. अभी ये वर्किंग डेफिनेशन के रूप में ये है कि क्या है, अभी कोई एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है. देयर इज डिबेट इन दैट, बट दिस इज अ वर्केबल डेफिनेशन. कहते हैं वर्किंग डेफिनेशन हम लिख देते हैं इसको. वर्किंग
डेफिनेशन, ये वर्किंग डेफिनेशन है साइकोलॉजी का। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। बिहेवियर साइंस का मतलब क्या होता है? देखिए, बिहेवियर का मतलब यहाँ पे सिंपल हुआ कि जैसे हम अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो दिस इज माई बिहेवियर, वर्बली आई एम टॉकिंग टू यू। सो somebody gives you call, then you pay attention to that thing, you may go over there, this all comes under the domain of behavior। तो आपका लिखना, गाना, सोना, घूमना, जो कुछ भी आप करते हैं, जो भी रिस्पॉन्स देते हैं, तो बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि दैट एक्शन दैट आर ऑब्जर्वेबल एंड ऑफ कोर्स मेजरेबल, है ना। तो एक्शंस और रिएक्शंस कह सकते हैं आप। तो एक्शंस और रिएक्शंस जो भी ले लो, ये एक्शन और रिएक्शंस हम क्यों बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिहेवियर इज एनीथिंग दैट वी डू एंड दैट आर ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल इन सम वे। कुछ भी हम करते हैं वो बिहेवियर है। ह्यूमन बीइंग और एनिमल को देख लिए तो सभी बिहेवियर ही है ना। अब आप ये देखें कि बिहेवियर को हम बहुत लिस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जो भी चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं ना वो बिहेवियर की कैटेगरी में आता है। लेकिन एनालिटिकली अगर आप एनालाइज करेंगे तो इसमें एक टर्म आएगा कि दैट बिहेवियर किसको कहें, कि जैसे आप किसी चीज़ को ऐसे नहीं बिहेवियर करते, कुछ आपको स्टिमुलेट करता है, जिसको कहते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस है मतलब एनीथिंग दैट स्टिमुलेट। जैसे कि कोई रोशनी दिखाई दे अचानक से, आप गाड़ी चलाते जा रहे हो, अचानक से आप रेड लाइट पे आपको रेड सिग्नल दिखाई दिया, देन यू स्टॉप, व्हाट इज दैट, दैट इज स्टिमुलस। ये, और फिर आपका रिस्पॉन्स है यू आर ब्रेकिंग द, तो ये रिस्पॉन्स हो गया। इसीलिए मैंने कहा था रिएक्शन भी हो सकता है, रिस्पॉन्स। तो ये कम से कम दो चीज़ें होंगी, जो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, बिहेवियर में दो चीज़ें होंगी। स्टिमुलस तो सिंपल टर्म में कहते हैं कि एनीथिंग दैट इज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, एनी एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। बिहेवियरल साइंस तो ये तो बोलचाल की भाषा में है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा समझें ऐसे कि कौन से बिहेवियर की स्टडी करते हैं, तो नॉर्मल बिहेवियर की, बोला हाँ, जैसे कि डिसिप्लिन में रखने के लिए क्या क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को, है ना। एबनॉर्मल बिहेवियर, हाँ, हर तरह के बिहेवियर के, ऐसे नहीं कि केवल जैसे किसी को वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस, मतलब वो जानता है कि ये गलत है, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, तब भी पीता है, तो एडिक्शन की जो है साइकोलॉजी, वो भी बिहेवियर है, हाँ। तो एडिक्शन की क्या साइकोलॉजी, मतलब एडिक्शन में क्या बिहेवियर होता है, एंग्जाइटी में क्या बिहेवियर होता है, एंग्शियस लोग क्या करते हैं, डिप्रेस लोग के बिहेवियर कैसे होते हैं, सभी चीज़ स्टडी करते हैं, ओके। तो बिहेवियर का मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ बिहेवियर, गेट इट। तो ह्यूमन बीइंग के बारे में अगर आप कहें कि केवल बिहेवियर किसके, एनिमल के या लोगों के, मैं आपको भी बताने की कोशिश करूंगा कि बी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज वेल एज एनिमल बिहेवियर। तो व्हाट इज द रीज़न फॉर स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, कि बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो हम स्टडी तो करते हैं एनिमल पे, बिकॉज वी कैन नॉट स्टडी डायरेक्टली बिकॉज ऑफ द एथिकल एंड प्रैक्टिकल रीजन ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट्स। तो बिहेवियर जो है आप देखेंगे तो बिहेवियर इन जनरल हम लेते हैं, है ना। एंड दूसरा जो हो गया वो मेंटल प्रोसेसेस है, मतलब कि हमारे अगर इंटरेस्ट को देखो तो मेंटल प्रोसेसेस का मतलब यह हुआ कि माइंड एंड व्हाट इज देयर इन माइंड। दो तरह के प्रोसेसेस माइंड के अंदर होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस। मेंटल प्रोसेस मीन्स द प्रोसेसेस दैट गोज इन माइंड, गेटिंग। सो प्रोसेसेस दैट गो इन द माइंड। अब इसको समझना है कि दैट देयर आर टू काइंड ऑफ प्रोसेसेस। वन इज कॉल्ड कॉग्निटिव प्रोसेस, cognitive, another is called non-cognitive. What is cognitive and what is non-cognitive? Cognitive processes are those processes that are used to know and understand the things. जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यू आर फोकसिंग ऑन दिस, यू आर लिसनिंग, यू आर कनेक्टिंग with your existing knowledge. So what you are doing, you are using your perception, attention, your memory, thinking, everything, and you are trying to understand this thing. This will be called cognitive processes. Cognizance जैसे कहते हैं ना, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, कि मतलब सू मोटिव कॉग्निजेंस लिया कि कोई घटना हुई एंड देन उसके बारे में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। इसका मतलब ये हुआ कि दैट उसको ध्यान में लिया, यानी कि अब नॉलेज में आ गया ये।
तो कॉग्निशन मीन्स नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड कॉग्निटिव प्रोसेस मीन्स प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो जो भी मेंटल प्रोसेस है जानने और समझने में इन्वॉल्व होता है उसको कॉग्निटिव प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, हमने पहले समझा था बिहेवियर को, अब मेंटल प्रोसेस को डिकोड कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कॉग्निटिव प्रोसेसेस। अब इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं, आप देखो अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, थिंकिंग, सब कुछ आएगा, है ना। अब नॉन कॉग्निटिव का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अफेक्टिव। अफेक्टिव का मतलब इमोशन रिलेटेड। माइंड के अंदर दो तरह के प्रोसेस है, एक जानने समझने वाला और एक फील करने वाला। जैसे कि मतलब कहते हैं आई थिंक, आई फील। तो आई थिंक का मतलब क्या हुआ, आई थिंक का मतलब आप ये कॉग्निटिव है। आई फील मतलब आई थिंक आई विल गो देयर ओवर देयर, मतलब व्हाई, बिकॉज आई एंजॉय दैट। तो एंजॉय जो कर रहे हैं, यू आर फीलिंग व्हाट, इमोशन। सो दैट इज अ अफेक्टिव प्रोसेस। हमारा माइंड का जो डोमेन दो है, एक हम जो सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में और वो फील करते हैं। तो एक तो थिंकिंग प्रोसेस, एक फीलिंग, दोनों की स्टडी करते हैं। वाई, नाउ क्वेश्चन इज दैट वाई वी स्टडी माइंड, वाई नॉट जस्ट बिहेवियर। अभी मैं हिस्ट्री की बात करूंगा, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी इवोल्यूशन, तो आप देखेंगे ना, इस मैं बताऊंगा कि ऐसे क्यों हुआ। लेकिन दो अभी का मैं बता रहा हूँ कि बी साइकोलॉजी द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो मेंटल प्रोसेसेस क्यों, पहले ये समझ लेते हैं कि मेंटल प्रोसेसेस के समझे बिना बिहेवियर की स्टडी इनकम्प्लीट होती है, बिकॉज बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस आर इन कंटिन्यूटी। आप ऐसे समझिए एक एग्जांपल से कि आप जो है कहीं पे खड़े हो और आपको कोई ऑफर दिया जा रहा है ना, कि चलो 50% ऑफ कर दिया अमेजन पे कोई चीज़, और लोगे यार क्या। अब देखो कुछ लोग हैं उसको बहुत ही जल्दी से बाय करेंगे, कुछ लोग हैं उसको सोचेंगे कि तुम 50% ऑफ क्यों कर। कई जगह लिखा कि मेरा 50% लॉस हो रहा है तब भी मैं आपको दे रहा हूँ। अब आप सोचते हो, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी थिंक अबाउट दैट कि कोई लॉस में क्यों बेचेगा, यू आर गेटिंग। सो बिफोर रिस्पॉन्डिंग यू बी थिंक ओवर इट। तो हम सोचने, जो हम वर्ड बिहेवियर करते हैं उसके पहले माइंड में वो चीज़ें हो जाती हैं, इसीलिए माइंड की स्टडी जरूरी हो जाती है। अदरवाइज व्हाट वुड हैपन, दैट आवर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर विल बी इनकम्प्लीट। 4 गोल है साइकोलॉजी के, अगर आप इसको देखेंगे ना तो यहीं पर मैं ऐड कर देता हूँ कि 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, 4 गोल्स इसी से रिलेटेड है। क्या क्या है जो सभी जगह होता है, एक होता है डिस्क्रिप्शन, किसी चीज को डिस्क्राइब करना। जैसे कि आप डिप्रेस्ड हो तो कैसा हो, इन डिप्रेशन क्या हो रहा है आपको, तो नॉट गोइंग आउट, नॉट इन नो इंटरेस्ट इन इंटरेक्टिंग विद पीपल, नॉट डूइंग वर्क प्रॉपरली। सो बहुत सारी चीजें, फीलिंग इन अप्रोप्रिएटनेस, मोस्ट ऑफ द टाइम फीलिंग निगेटिविटी, ये सब सारी पैटर्न है ना। तो डिस्क्रिप्शन, अब आपका ये हो गया कि आप डिस्क्राइब करते हैं इस चीज़ों को। देन एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन में कि क्या होता है, व्हाट इज देयर, और एक्सप्लेनेशन में क्यों होता है, व्हाई, कि डिप्रेशन का क्या कारण है, क्या व्हाई इट इज ही इज डिप्रेस्ड। तो डिप्रेशन का हो सकता है कारण मेडिकल कारण हो, जैसे कि किसी को हार्मोनल इम्बैलेंसेज है, न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस है। रिसर्च बताती है कि सेरोटोनिन नाम का एक जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो ब्रेन के न्यूरल जंक्शन में पाया जाता है, उसका लेवल अगर गिर जाए तो डिप्रेसिव फीलिंग आती है। मैं सही जगह पर इसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा। तो यहाँ पे हम एक डिप्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखिए डिप्रेशन के बिहेवियर को, पैटर्न को भी समझते हैं और यहाँ पे उसके कारण को भी समझते हैं। तो दूसरा गोल ये हुआ, इसी कंटेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा करते हैं। और तीसरा जो, तो देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव माने क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ना, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि लड़के ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं लड़कियाँ, तो बोले कि लड़के ज़्यादा होते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपने लिखा है इसके ये होते हैं वो होते हैं। फिर इसमें लिखा है आप कि क्यों होते हैं, ऐसा क्या है कारण, तो आप उसको समझने की भी कोशिश करते हैं। तो कोई भी साइंस होगा वो समझने की कोशिश करेगा। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा जो है प्रिडिक्शन है ना, प्रिडिक्शन कि जो चीज़ हम समझते हैं उसको किसी भी चीज़ों में हम प्रिडिक्ट भी करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि ये डिप्रेस्ड है तो ये सुसाइड भी कर लेगा या कुछ घर छोड़ के चला जाएगा, समथिंग लाइक दैट। सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न कि कितने लोग किस फेज में क्या करते हैं। तो प्रिडिक्शन, कोई अगर स्टडी है, सिस्टमेटिक स्टडी है, तो वो बिहेवियर को प्रिडिक्ट भी करेगा। हम बिहेवियर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं।
और बाकी जो कुछ भी नॉलेज हमने एक्वायर किया उसके कारण से हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, यानी कंट्रोल मीन्स बाई अप्लाइंग द प्रिंसिपल दैट वी हैव लर्न वी ट्राई टू मॉडिफाई बिहेवियर। जैसे कोई डिप्रेस, उसको डिप्रेस थोड़ी छोड़ दोगे, तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के लगाकर हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। यानी बिहेवियर पे 4 तरीके से हम अप्रोच करते हैं, व्हाट इज, व्हाई इज इट, एंड व्हाट इट कुड बी, प्रेडिक्शन, एंड हाउ इट कुड बी मॉडिफाइड। मतलब कोई भी चीज़ हो, चाहे फिजिक्स हो तो देखो उसमें भी ये चीज़ करते हैं, तो साइकोलॉजी में बिहेवियर से रिलेटेड करते हैं। ठीक है, अब वापस आते ही है, ये हमने गोल बता दिया इसी कंटेक्स्ट में कि साइकोलॉजी का जो है स्टडी का क्या गोल होता है, तो 4 चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चारों में बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस ही है। ये अलग है कि हम साइकोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं, हम इस बात पे फोकस किए जा रहा हूँ। और मैं इतनी देर से ये बता रहा हूँ कि हम साइकोलॉजी में फोकस करते हैं बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को, है ना। तो मेंटल प्रोसेसेस करने का मतलब है कि दोनों तरह के प्रोसेसेस, एक ये जो वैसा प्रोसेस जो कॉग्निशन से रिलेटेड है, जैसे मेमोरी है, अटेंशन है, परसेप्शन है, ये सब सारी चीज़, और दूसरा जो फीलिंग है ना, जो मोटिवेशन है, ये सब सारे प्रोसेस जो है वो इसमें आएगा। तो अगर किसी को जैसे गुस्सा आ गया, तो गुस्सा बिहेवियर में आ रहा है, एग्जाम्पल लेके देखो, तो गुस्से के बारे में कुछ सोच रहा है किसी चीज़ में, तो गुस्से में थॉट प्रोसेस कैसा हो जाता है, और वो गुस्सा जो है वो इमोशन किस तरह का इमोशन है, तो सभी की चीज़ों को स्टडी करते हैं। सो साइकोलॉजी स्टडी समथिंग होलिस्टिकली, है ना। तो ऐसा, और चारों पैटर्न में बनता है कि 4 गोल्स अभी मैंने सिखाया। अब आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। साइंस को अब थोड़ा समझ लेते हैं कि साइंस कहने का मतलब क्या है, इसको हम क्यों कह रहे हैं साइंस। एक्चुअली साइंस का मतलब है कि हम साइंटिफिक स्टडी लिख दो, साइंटिफिक स्टडी। और साइंटिफिक स्टडी करने का क्या पर्पस है, देखो साइंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ के बारे में आप एविडेंसेस पे बात करिए। साइंस रन्स ऑन एविडेंसेस। तो जो चीज़ का, जैसे कहते हैं ना कि आप किसी न किसी एविडेंस पे वर्क बात, जैसे कहते हैं कि ये जो है इंट्रोवर्ट है, तो कहेंगे आप कैसे कर सकते, बोले देखिए इसका ये बिहेवियर पैटर्न है, और रिसर्च बताती है कि जितने भी इस तरह के बिहेवियर पैटर्न वाले को हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो कुछ ना कुछ एविडेंस होना चाहिए, विदाउट एविडेंसेस आप एजम्पशंस पे नहीं बात कर सकते। तो इन ऑर्डर टू मेक साइकोलॉजी साइंटिफिक, जैसे किसी को आप ऐसे मन से कह दो ये डिप्रेस्ड है, क्यों डिप्रेस्ड है, ऑर्डिनरी सैडनेस भी तो हो सकता है, मूड स्विंग होता है, किसी का मूड एकदम एक जैसा रहे वो समझो भगवान है, या तो फिर दूसरा ही चीज़ है, आप समझ गए ना। मूड ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक जैसा हो, ये मानवीय स्वभाव है कि अप डाउन होना है। कॉन्फिडेंस किसी का एकदम हाई रहता हो, ऐसा होता है, बोला हाँ तुम तो भगवान ही हो, ऐसा हो नहीं सकता कि कॉन्फिडेंस एकदम आसमान में है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। साइकोलॉजी जो समझ सकते, उसी तरीके से किसी से पूछिए आप कि आपको गुस्सा आता है, एक क्वेश्चन ही है, अगर वो कहते कि नहीं हो, बिल्कुल नहीं आता गुस्सा मुझे, अब समझ ले कि किसका कैसा इंसान है, वो भगवान है। तो ऐसे लोगों के स्टडी की बात नहीं हो रही है। आप जो मैंने जेन्युइन मेंटल प्रोसेसेस की भी स्टडी करते हैं और बिहेवियर की भी स्टडी करते हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीके से करते हैं, जिस बात का एविडेंस हो। आप तो कह रहे गुस्सा नहीं आता, वहाँ पे तो 4 बार गुस्सा किया आपने, तो ये जो ओपिनियन नहीं करता, ये इसको एविडेंसेस के लाइट में करता है। अगर आप किसी से पूछोगे तो वो तो अपना प्रोजेक्ट करेगा ना अच्छे लाइट में, जिसको कहते हैं ना सोशली डिजायरेबल बिहेवियर, तो उसके बारे में बात करेगा, लेकिन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से निकल के आता है। तो साइंस किस बात पर रन करता है, साइंस के बारे में कहता है कि डेटा पे वर्क करता है, यानी एविडेंस पे, जिस चीज़ का एविडेंस है वो करिए। लेकिन एविडेंसेस में भी 2 बात हो, एम्पेरिकल होना चाहिए। एम्पेरिकल का मतलब जैसे एनेक्डोटल नहीं हो कि किसी ने कहा है कि मेरे साथ ये अनुभव हुआ था, बोला अच्छा, अभी हाल फिलहाल में एक आई थी ना वो पंचायत सीरियल आई थी, तो उसमें किसी ने कहा कि हाँ कोई पेड़ के नीचे भूत रहता है, तो बोला कि अच्छा सबने देखा, हाँ किसने देखा, तो उसने देखा है। उसको जाके पूछा तो बोला मैंने एक्चुअली नहीं देखा, मास्टर साहब ने देखा है। उसको जाके पूछा, इस तरीके से कहने सुनने से बातें इवॉल्व हो गया, र्यूमर हो गया कि वहाँ पे भूत रहता है। बोले देखो, तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन आप उसको कहोगे कि हाँ बड़ा सब लोगों ने देखा है, देखा किसी ने नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को साइंस, ये जो साइकोलॉजी है या साइंस इन जनरल एंड साइकोलॉजी पर्टिकुलर आई एम टॉकिंग अबाउट, ये डिस्कार्ड करेगा कि ऐसा कुछ नहीं, आप एविडेंसेस दिखाओ। तो कैसा एविडेंसेस होना चाहिए, तो बोला कि एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब होता है एम्पेरिकल, हाँ एम्पेरिकल का मतलब होता है जिसको 5 सेंस ऑर्गन से देख सकते हैं। हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन है, एक्सटर्नल 5 सेंस ऑर्गन है, समझ गया ना, कान है, मुंह है, नाक है, ये सब 5 सेंस ऑर्गन है, स्किन है। तो उस 5 सेंस ऑर्गन के आधार पर एम्पेरिकली मतलब जो है, जो कोई भी टेस्ट कर सकते। और दूसरा जो है ये लॉजिकल होता है,
लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब है लॉजिकल प्रिंसिपल है, कुछ कुछ लॉजिक के प्रिंसिपल है, जिसको कई एविडेंसेस ऐसे होंगे ना जो आंखों के सामने दिखाई देगा, लेकिन आप मानोगे वो गलत है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि आप पानी के अंदर इसको सीधा ऐसे इमर्ज कर दो, है ना, डुबा दो, तो देखो हल्का सा देखोगे दूर से तो ऐसा बेंट महसूस होगा, तो आपको क्या ये टेढ़ा हो गया पानी के अंदर? नहीं ना, ये हमारे आंखों का दोष है। तो हम लोग, हमारी आंखें ऐसे नहीं कि फुल प्रूफ होती है, तो उसको ठीक करने के लिए हम रिपीटेड ऑब्जर्वेशन करते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए। कहते हैं कि भाई साइंस में कहा जाता है कि रिपीटेशन इज द क्रिटिकल टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। कोई भी चीज़ को अगर बार बार करके देखे वही आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव चीज़ है। अच्छा, और उसको अलग अलग परिस्थितियों में भी करते हैं, पानी से निकाल के देखते हैं, बोला अरे सीधा हो गया। एक चीज़ लॉजिक से समझिए, ये अभी इसको मैंने पानी में डाला तो टेढ़ा, और अभी इसे निकाला तो सीधा, ये कैसे हो सकता है? अभी समझ के देखिए, तो ये लॉजिकल स्क्रूटनी होती है इसका, है ना। तो साइंस इज एम्पिरिकल, साइंस इज रैशनल। इसको जब लॉजिकल ये कहते हैं ना, लॉजिकल माइंड से करते हैं तो रैशनल हो जाता है। रैशनल का मतलब लॉजिकल तरीके से। आप समझ में आ गया होगा, ये दो दो ऐसे मीन्स है। अब कई लोगों को लगता है एक्सपेरिमेंट वर्ड नहीं बोल रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट एक्चुअली क्या है? एक्सपेरिमेंट सिंपल चीज़ है कि वो एक टेस्ट करने का तरीका है, कि जो भी चीज़ है ना उसको, अब एविडेंसेस है उस बात की नहीं, उसको टेस्ट करने का एक तरीका है, अब उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। तो एक्सपेरिमेंटेशन इज नथिंग बट ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि कंट्रोल्ड कंडीशंस में कि जो है एक सोशल साइकोलॉजी में रिसर्च हुआ था कि भाई बिहेवियर की स्टडी करते हैं, बोला हाँ, तो जब हम साइकिलिंग करते हैं तो वो क्या हम ग्रुप में ज़्यादा तेज़ी से करेंगे या अकेले? अकेले प्रैक्टिस करना चाहिए, किसी के साथ में प्रैक्टिस करना चाहिए? देखो आप सोच के, पढ़ाई साथ में करना चाहिए, अकेले वो अलग अलग हो सकता है मसला कि पढ़ क्या रहे। लेकिन अगर ज़्यादा देर तक बैठने की बात हो तो आप लाइब्रेरी में ज़्यादा देर तक बैठोगे, ये रिसर्च सपोर्टेड है। तो साइकिलिंग में भी कोई मौजूद होता है तो हमारा सोशल इन्फ्लुएंस होता है और हम ज़्यादा पैडलिंग करते हैं उसमें। तो ये रिसर्च जो है पहले भी हुआ। कैसे हुआ होगा? करने का तरीका होगा कि आप करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है कि एक बार साथ में करके देखते हैं, एक बार अकेले करके देखते हैं, बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर देते हैं। कि मान लीजिए साइकिल ही बदल दिया आपने तो उसमें आसान हो गया पैडलिंग, सेम ही साइकिल पर करेंगे ना, तो ये सब कंट्रोल करके आप बाकी देखते हैं। तो वो, तो साइंस कहने का मतलब एक्सपेरिमेंटेशन, इन एक्सपेरिमेंट इन्हीं चीज़ों को रिफाइन करने का तरीका है। क्या तरीका है वो रिसर्च मेथड में मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये साइंटिफिक बोलने का मतलब क्या होता है कि ये एविडेंसेस बेस्ड है, मतलब इसका एक एम्पिरिकल एविडेंस है जिसको आप वेरीफाई करते हैं। साइंस इज टेस्टेबल, मतलब आप जो भी एविडेंसेस हैं उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। और साइंस इज इम्पर्सनल, मतलब आपने एविडेंस दिया तो आप ही टेस्ट करेंगे ऐसा नहीं होगा, वो कोई भी टेस्ट कर सकता है। कुल मिला के वापस आते हैं, तो इसको क्यों कहते हैं? साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस कहने का मतलब है कि हम जो भी स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में आज 21st सेंचुरी में, वो धीरे धीरे साइंटिफिक पर ज़्यादा जोर देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कि जिस चीज़ को आप देख सकते हैं एम्पिरिकली उसी की तो स्टडी कर सकते हैं, है ना, और किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसकी स्टडी करेंगे कि नहीं? जैसे कि मैं बताता हूँ कि ये जो आप साइंटिफिक की बात कर रहे हैं, तो क्या हम मसला क्या है इसमें मैं मसला बताता हूँ। ये माइंड है ना, माइंड, तो एक रिसर्च हुआ कि माइंड का जो है वो लेयर्ड होता है। मतलब हम बहुत ऐसे मेंटल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं ना, बहुत ऐसे मेंटल प्रोसेसेस हैं जो कॉन्शियस होता है। कॉन्शियस की मतलब वी आर अवेयर ऑफ, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये मैं कॉन्शियस है ना। लेकिन अभी मुझे अचानक से गुस्सा आने लगे या मुझे कुछ और हो, तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि क्या है ये, तो वो कहते हैं अनकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस भी होते हैं। आप पूछोगे अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं, मैं बताता हूँ। बहुत सारे एक वियना में साइकेट्रिस्ट होते थे सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने रिसर्च करके दिखाया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके जो कुछ करते थे लेकिन उनसे पूछा कि ऐसा क्यों करते उनको पता नहीं, यानी कि उनका कोई कॉन्शियस का वो एक्सप्लानेशन नहीं। जैसे बार बार हाथ धो रहे, है ना, उल्टी गिने जा रहे, सब ऑब्सेशन हो रहे, लेकिन आपने क्यों ऐसा हो रहा है, पता नहीं, हमें ऐसा लगता है मीन्स। लेकिन वो ऐसा माना जाता था कि एवरीथिंग हैज़ ए कॉज, हर चीज़ का एक कारण होता है, ठीक। तो कारण कहाँ है? अगर आप सोचते हो कि कारण इन्वायरमेंट में नहीं है, अच्छा आपके अंदर है, तो आप बताओ क्या कारण है, बोला हमको पता नहीं चल रहा। तो कहीं होगा वो कारण ना, बोला कि कारण है लेकिन आप वो अवेयर नहीं हो, यू आर नॉट अवेयर हो, तो उसको कहा अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस
एक माना कि अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक। अब इसको हम लॉजिकली समझ रहे हैं, क्या इसको हम किसी के माइंड को वर्चुअली ओपन करके देख सकते हैं, है ना। ब्रेन और माइंड में आप इंटर समझ लो, ब्रेन तो फिजिकल है, फिर कुछ देर के लिए खोल सकते हो, माइंड कैसे समझ खोल, ये तो बड़ा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, फंक्शनल एस्पेक्ट है। तो माइंड भी लेयर्ड है, यानी कि जैसे बिल्डिंग होती है ना, उसके अंदर एक बेसमेंट होता है, तो डंप किया हुआ चीज़ रखा रहता है, वैसे ही माइंड के अंदर कुछ अनकॉन्शियस माइंड है जहाँ पे इंस्टिंक्ट वगैरह खराब चीज़ें रखी रहती है, और वो इन्फ्लुएंस करता है। जैसे आपने कोई सदमे वाली चीज़ उसको दबा दिया है, रिप्रेस कर दिया, वो है। बट बहुत सारे थ्योरीज ने बताया कि उसका इम्पैक्ट होता है, हम बाद वाले समय में करेंगे। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि माइंड इज लेयर्ड, मीन्स सम पार्ट ऑफ माइंड इज कॉन्शियस, सम पार्ट इज अनकॉन्शियस विच इज नॉट ऑब्जर्वेबल, तो उसकी स्टडी करना चाहिए। ये अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप कहते हो ना कि मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक है, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट उस तरीके का अच्छा नहीं है, आई फील गुड फ्रॉम इनसाइड। कैन दिस काइंड ऑफ थिंग्स बी स्टडीड थ्रू साइंटिफिक मेथड? बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो ऑब्जर्वेबल नहीं है, और लेकिन फिर भी उसकी स्टडी करते हैं। तो देखो, आप कहोगे फिजिक्स में तो साइंस चल जाता है, फिजिक्स को नेचुरल साइंस के रूप में क्यों देखते हैं, है ना। उसमें हर चीज़ आप देख के कर सकते, है ना। लेकिन ये जो फिजिक्स यहाँ पे साइकोलॉजी है, उसमें फिजिकल भी है प्लस फिलोसफिकल भी है। अभी हैदराबाद से कुछ बच्चे सीरिया चले गए लड़ने के लिए, IS में बहुत समय पहले रात, तो उससे पूछा कि सीरिया के लोगों से तुम्हें क्या लेना देना है, बोला आई फील कनेक्टेड, अभी कुछ बोले कहीं बॉम्बी हो जाए या हमारा पाकिस्तान ही अफेक्टेड हो जाए, कोई आके अमेरिका कुछ कर दे, ये कर दे, तो हमें खराब लगेगा, ये हमारे नेबर में तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। एक लाइन है कि आपको उल्को हो रहा है, मुझे क्या, पड़ोसी के घर में आग लगी, मुझे क्या। और एक साइड में अरे मैं इंडिया का ही पार्ट था पहले, ऐसा क्या बात है। तो इस तरीके से जब आप देखते हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, फिलोसफिकल रियलिटी। तो वो ह्यूमन का नेचर है, उसकी स्टडी करने के लिए, बट यू विल स्टडी बिकॉज यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर इन टोटलिटी। तो केवल फिजिकल रियलिटी को समझ के आप बहुत हद तक समझ सकते हैं, लेकिन लोग इंसान के अंदर जो उसका जो फिलोसफिकल है, साइकोलॉजिकल रियलिटी में ये दोनों आ जाते हैं, फिलोसफिकल भी एस्पेक्ट आ जाता है, ठीक है। कॉग्निटिव रियलिटी भी आती है, फिलोसफिकल भी आती है। जो थिंकिंग है, सोचने वाला है, लेकिन उसके अंदर फिलोसफिकल इनपुट भी है जो फिजिकल नेचर का नहीं है, वो भी इतना ही इन्फ्लुएंस करता है। आप जिंदगी में मतलब ढूंढते हैं, कहते मेरे लाइफ का क्या मतलब होगा, गोल जो सेट करते हैं क्या मतलब, देखो केवल फिजिकल चीज़ों से डिसाइड नहीं होता है वो, यू लुक मीनिंग इन लाइफ एंड दैट इन्फ्लुएंसेस हाउ यू थिंक, फील एंड बिहेव इन लाइफ। तो उसकी भी स्टडी करते हैं। तो साइकोलॉजी में साइंस वर्ड तो है, लेकिन वो फिजिक्स के जैसा साइंस नहीं है, ठीक है। तो अगले जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी इन कंपैरिजन टू अदर साइंसेस, लेकिन यहाँ पे मैं आज जो डिस्कस कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ कि व्हाट इज साइकोलॉजी ऑल अबाउट। तो साइकोलॉजी इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। साइंटिफिक वर्ड का मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब मैंने बता दिया। उसके बाद बिहेवियर का मतलब क्या हुआ, और फिर मेंटल प्रोसेसेस का मतलब क्या हुआ, ठीक है। और ये जो है उसके बाद ये एक वर्किंग डेफिनेशन के रूप में माने, तो इसके कई डेफिनेशन रहे होंगे बिल्कुल, और कई स्कॉलर्स इसको ट्राई किया होगा। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये इसके जो की स्कॉलर कौन कौन थे, और अलग अलग टाइम में उनको कैसे वो हाउ दे ट्राई टू डिफाइन साइकोलॉजी, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक चीज़ बोल के जाता हूँ कि बिहेवियर का जो एक होता है ना टर्म, जो फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड समथिंग, फ्रेमवर्क, उसको पैराडिम भी कहते हैं। तो कभी ये टर्म आ जाए कि पैराडिम क्या होता है, तो ये तो आप समझ गए होंगे, साइकोलॉजी में फिजिकल भी होता है और फिलोसफिकल रियलिटी भी होती है, ये जान। और एक चीज़ मैंने बोला कि पैराडिम, पैराडिम जो है ऑफ बिहेवियर जो कहेंगे, तो ये है SOR बेसिकली। पहले SR होता था, अब SOR, एस पर स्टिमुलस। जैसे आपको किसी ने बुलाया कि ले लो ये कपड़े मैं आधे दाम में दे रहा हूँ, मोबाइल आधे दाम में बेच के जा रहा हूँ, फिर देखते कहीं ऐसे चीटिंग तो नहीं कर रहा है। O फॉर थिंकिंग, यू स्टार्ट थिंक एंड देन रिस्पॉन्स। तो बिहेवियर में देखो, ये जो बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस में हम बिहेवियर क्यों बोलेंगे, पूरा पैराडिम ऑफ साइकोलॉजी बोल देंगे, तो ये सब है SOR का फ्रेमवर्क में हम एनालाइज करते हैं। O में सब कुछ आ गया। O का मतलब है कॉग्निटिव एंड नॉन कॉग्निटिव, तो O एस्पेक्ट, स्टिमुलस, O मीन्स थिंकिंग स्टार्ट एंड देन। ज़्यादातर बिहेवियर में हम क्या करते हैं, पहले स्टिमुलस आता है, मतलब कोई चीज़ स्टिमुलेट करता है हमारे सेंस ऑर्गन को,
फिर हम उस पर सोचते हैं और फिर रिस्पॉन्स देते हैं, कुछ एक छोड़ के, जैसे कि रिफ्लेक्सेस, आप गर्म चीज़ों को छू दो तो पहले हट जाएगा, वो सर्वाइवल है, और फिर उसके बारे में देखो अरे ये क्या था। तो ये चीज़ें हैं, तो रिफ्लेक्सेस में आपको एक्सेप्ट ये जो है एक आध चीज़ में कि एस आर एंड देन ओ आएगा, अदरवाइज जो ये फिक्ट है। तो नॉर्मल जो बिहेवियर के लिए एस ओ आर। अब जल्दी से इसको समअप करते हैं। आपने इस लेक्चर में क्या सीखा? आपने सीखा कि व्हाट इज साइकोलॉजी ऑल अबाउट। तो साइकोलॉजी का डेफिनेशन आपने सीखा कि साइकोलॉजी को वर्किंग में कि एक बिहेवियर की स्टडी करते, और एक चीज़ और ह्यूमन बिहेवियर की या एनिमल बिहेवियर की, दोनों की। यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, मैं भूल जाऊँगा कि अगर ह्यूमन प्लस एनिमल, तो मेंटल प्रोसेस एनिमल में कितना होता है हम तो नहीं जानते, लेकिन ह्यूमन में तो होता है। एनिमल में क्यों, एक जल्दी से 30 सेकंड में बताता हूँ। एनिमल इसलिए कि बहुत सारे ऐसे बिहेवियर की स्टडी जब करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे बिहेवियर को आप ऑब्जर्व डायरेक्टली नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ों को आप छेड़छाड़ नहीं करते। कट पे कोई किसी का ब्रेन कट करके देखेंगे इसमें क्या होता है, एब्लेशन मेथड कहते हैं, यहाँ पे कट करके देखो उसका क्या इम्पैक्ट होता है बिहेवियर पे। ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते फॉर एथिकल एंड प्रैक्टिकल रीजन ऑन ह्यूमन, तो हम लोग ये करते हैं। और साइकोलॉजिकल भी, जैसे कि बहुत सारा एक प्रिंसिपल बना कि रीइंफोर्स रिस्पॉन्स इज रिपीटेड, जिस बिहेवियर को आप रीइंफोर्स करेंगे वो रिपीट होगा। ये किस पे हुआ था? रैट पे हुआ था। स्किनर नाम के रिसर्चर ने किया था, थॉर्नडाइक ने कैट पे किया था। तो रैट और कैट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उस पर एक्सपेरिमेंट करके जो प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर डेवलप किया गया, दैट आर एप्लीकेबल फॉर ह्यूमन बिहेवियर ऑल्सो। यानी उस प्रिंसिपल के आधार पर हम ह्यूमन बिहेवियर को भी समझते हैं। आज उसी प्रिंसिपल के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन में आपको सैलरी दे दिया जाता है, ज़्यादा सैलरी हाइक की इसलिए कि आप ज़्यादा उस बिहेवियर को ज़्यादा करोगे, जो जैसे आपने हार्डवर्क किया आपको इंसेंटिवाइज कर दिया, तो इन होप कि इन फ्यूचर विल डू। तो उस देखो एनिमल बिहेवियर से सीखा हुआ चीज़ था, वो प्रिंसिपल जो डेवलप हुआ कि रीइंफोर्स रिस्पॉन्स इज रिपीटेड, रीइंफोर्स बिहेवियर इज रिपीटेड, उसको ओरिजिनली एक्सपेरिमेंट तो एनिमल पे किया, तो एनिमल का स्टडी ही करते हैं, है ना। एनिमल के लिए नहीं, ह्यूमन के लिए, समझ रहे हैं। एनिमल के बिहेवियर को समझ, जैसे इथोलॉजी है, तो एनिमल के इंस्टिंक्ट को समझ के हम ह्यूमन के इंस्टिंक्ट को समझते हैं। कि चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि ह्यूमन बीइंग आर आल्सो एनिमल। आप चार्ल्स डार्विन का ओपिनियन नहीं था, उसने कहा इवोल्यूशन को देखिए तो स्पीसीज आपस में जुड़े हुए हैं, जिसको फिलोजेनेटिक स्केल कहते हैं। फिलोजेनेटिक स्केल पे लोग जुड़े हुए हैं। हमारा जो वेरिएशन है आपस में, स्पीसीज का वेरिएशन होता है, वो फिलोजेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। तो हम बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो शेयर करते हैं। जैसे एनिमल के अंदर जो लोअर ब्रेन होता है, उसके अंदर मेडुला होता है, पॉन्स होता है, ब्रेन स्टेम होता है, और हमारे अंदर भी होता है। वो हमारे वाइटल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग है, हार्ट बीट है, ये सब ऑटोनोमिक रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। तो एनिमल का वो पार्ट जो एनिमल में है वो हमारे अंदर भी है, इसलिए बहुत सारे सिमिलरिटी के कारण हम उसके साथ भी इसको मैच कर लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको कुछ इसमें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होगी, जाहिर सी बात है आप देखेंगे तो मैं भगवान तो ही नहीं कि हर चीज़ क्लियर करके बता दिया होगा। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, कुछ क्लमजी रह गया होगा या कुछ और भी जानना है इसमें, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताना। तो अगले बार में मैं उसको लेकर आपको बताऊंगा, फिर अगला वाला पार्ट डिस्कस करूंगा। इसी तरीके से हम सीरीज़ में डेवलप करेंगे। आई होप मेरे से जितना हेल्प होगा मैं आपको कर दूंगा, तो साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। आई कैन एश्योर यू। थैंक यू वेरी मच।